हमें विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, जैसे आँख, नाक, कान, जीवा। ज्ञानेंद्रियाँ हमारे बाह्य वातावरण तथा शरीर की आंतरिक रचना से सूचनाएं ग्रहण करती हैं। ज्ञानेंद्रियाँ विभिन्न वस्तुओं की ओर आकार, आकृति एवं रंग आदि के आधार पर हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। इनकी 3 प्रमुख प्रक्रियाएं इसमें होती हैं। जैसे जगत ज्ञान 3 प्रमुख क्रियाओं के द्वारा होता है जो परस्पर संबंधित है। ये 3 क्रियाएं कौन सी हैं? संवेदना, सेंसेशन, अवधान यानी अटेंशन, और तीसरा है प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन। उद्दीपक का स्वरूप एवं विविधता, नेचर एंड वैरायटीज ऑफ स्टिमुलस। उद्दीपक, जब कोई भी हमारे बाह्य वातावरण में परिवर्तन होता है तो वो उद्दीपक है जिसके प्रति हम क्रिया करते हैं, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद और स्पर्श। विविध उद्दीपकों से व्यवहार करने के लिए विशिष्ट ज्ञानेंद्रियां हैं। बाह्य सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए आँख, कान, नाक, जीवा एवं त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इसके अतिरिक्त गति संवेदी, शरीर की विभिन्न स्थिति जिसका हमें ज्ञान होता है। उसके बाद है प्रघाण तंत्र, वेस्टिबुला, शरीर के अंगों की गति की सूचना। जैसे हम टेढ़े हो गए, हमारा कैसे बैलेंस शरीर का हो गया, ये हमें काइनेस्थेटिक्स के द्वारा पता लगता है। उसके बाद आता है हमारे पास संवेदन प्रक्रियाएं यानी सेंस मोडेलिटीज। विशेष ज्ञानेंद्रिय द्वारा पंजीकृत किसी उद्दीपक का प्रारंभिक अनुभव संवेदना कहलाता है। विभिन्न संवेदनाएं विभिन्न उद्दीपकों का अनुभव कराती हैं। जैसे कोई वस्तु कठोर है, गर्म है, रंग कैसा है, तीव्रता क्या है। लेकिन हमारी ज्ञानेंद्रियों की कुछ प्रक्रियात्मक सीमाएं हैं, फंक्शनल लिमिटेशंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स। जैसे हमारी आँख है, धुंधली अथवा अधिक चमकीली वस्तुएं नहीं देख सकती। कान बहुत धीमी अथवा बहुत तीव्र ध्वनि को नहीं सुन सकते। हम उद्दीपन के एक सीमित सीमा प्रसार, लिमिटेड रेंज ऑफ स्टिमुलेशन में कार्य करते हैं। ध्यान में आने के लिए किसी भी उद्दीपक का एक कम से कम उसका एक इष्टतम, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम इंटेंसिटी, तीव्रता होनी चाहिए। ध्यान में आने के लिए उद्दीपक का एक न्यूनतम मान होना चाहिए। किसी विशेष संवेदी तंत्र, एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी सिस्टम को क्रियाशील करने के लिए उद्दीपक के न्यूनतम मूल्य को निरपेक्ष सीमा कहते हैं। जैसे कोई हमें टच करता है तो इतना टच वो करे कि जिससे हम संवेदना कर सकें, उसकी मिनिमम कोई ना कोई इंटेंसिटी होनी चाहिए। सभी उद्दीपकों को जान पाना संभव नहीं होता। उसी प्रकार समस्त प्रकार के उद्दीपकों के मध्य अंतर कर पाना भी संभव नहीं है। तो 2 उद्दीपकों के भिन्न होने के लिए उनके मान में न्यूनतम अंतर होना आवश्यक है। इस न्यूनतम अंतर को भेद सीमा या डिफरेंस थ्रेशोल्ड कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास ज्ञानेंद्रियां उद्दीपक यानी स्टिमुलस। ज्ञानेंद्रियां स्टिमुलस ग्रहण करती हैं तथा विद्युत आयोग द्वारा संकेतन करती हैं, एनकोडिंग की जाती है। उसके बाद एक इलेक्ट्रिकल विद्युत आयोग तंत्रिकाएं नर्व्स के द्वारा मस्तिष्क अक्षेत्र में किसी विशेष भाग में ले जाया जाता है, मस्तिष्क के किसी विशेष भाग में जाता है। इस प्रकार उद्दीपक स्टिमुलस द्वारा उत्पन्न संवेदी प्रक्रियाएं, सेंसरी प्रोसेसेस समझी जा सकती हैं।
इसमें सबसे पहला आता है हमारे पास विजुअल सेंसेशन या चाक्षुष संवेदना। जब प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करता है तब चाक्षुष ग्राहियों को उद्दीप्त करता है, स्टिमुलेट करता है, और उसके लिए है अंग हमारे पास मानव आँख। तो देखिए, सबसे पहले हम मानव आँख की रचना का अध्ययन करते हैं। आँख की 3 परतें होती हैं। सबसे बाह्य परत जो काफ़ी कठोर होती है और जो आँख को निश्चित आकृति देती है, इसको स्क्लेराइड या स्क्लेरा कहा जाता है। दूसरी है रंजित पटल यानी कोराइड, ये मध्य पटल कहलाता है। जो हम आँख के अंदर हम बाह्य भाग में काला रंग देखते हैं, ये कोराइड का पार्ट है, ये पूरी ही आँख के अंदर होती है। तीसरी पटल जो बहुत ही महत्वपूर्ण पटल है, जिस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो है दृष्टि पटल या रेटिना, प्रकाशग्राही। इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक दंड या रॉड जिसको कहा जाता है, जो रात्रि दृष्टि के ग्राही यानी कि कम प्रकाश में देखते हैं। दूसरा है हमारे पास शंकु यानी कोन्स, दीवा प्रकाश रंग, यानी हमें रंग का पता हमें कौन से लगता है। उसके बाद हमारी आँख का एक ये ट्रांसपेरेंट पार्ट, पारदर्शी भाग है आगे वाला, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। इस कॉर्निया के थ्रू ही लाइट जो है हमारी आँख में जाती है। तो ये बाह्य सतह है जो पारदर्शी है, यानी इसमें से प्रकाश निकल सकता है। इससे आगे का एक भाग आता है हमारा, जिसको हम लेंस कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है। आँख को 2 भागों में बांटता है, एक आगे वाला भाग है और एक पीछे वाला भाग है। तो जो आगे वाला भाग है, इसको हम जलीय कॉस्ट कहते हैं, एक्वेस चेंबर, कॉर्निया तथा लेंस के मध्य स्थित होता है। इससे पीछे वाला जो भाग है, जिसको काचाब कॉस्ट यानी विट्रियस चेंबर कहा जाता है, जो लेंस से लेकर और हमारी रेटिना जो दृष्टि पटल है उस तक होता है। तो इस प्रकार से लेंस आँख को 2 भागों में बांटता है। पक्षाभिकी पेशियाँ, सिलियरी मसल्स, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि लेंस के साथ जुड़ा होता है। और ये परितारिका जो आयरिस है, आँख के अंदर प्रवेश होने वाले प्रकाश की जो इंटेंसिटी है उसको नियंत्रित करता है। अगला पार्ट हमारे पास आता है कर्तिका या फोविया, इसी को येलो स्पॉट भी कहा जाता है। ये हमारे दृष्टि पटल पर होता है। मटर के दाने के आकार का एक छोटा सा वृत्ताकार क्षेत्र होता है। इसे पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट भी कहा जाता है। आप एक बात देखेंगे कि येलो स्पॉट क्या है। ये वो स्थान है जहाँ पर दृष्टि पटल पर सबसे क्लियर इमेज बनती है, साफ प्रतिबिंब बनता है। आपने देखा है कई बार हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो हम ऐसे करके देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी आँख को ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे येलो स्पॉट पर बने और वो हमें साफ दिखाई दे। अगला भाग आता है हमारे पास दृष्टि तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व। बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो हमारा दृष्टि पटल है, रेटिना है, उस पर एक तंत्रिकाओं का जाल होता है, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो आपस में ज्वाइन करके ऑप्टिक नर्व बनाती हैं। तो ये हमने ब्रॉडली देखा एक आँख की रचना। अब हम देखते हैं कि आँख की कार्यविधि क्या है, क्रिया किस प्रकार करती है। सबसे पहले चाक्षुष अनुकूलन, जिसको विजुअल अडेप्टेशन कहते हैं। क्योंकि प्रकाश की विभिन्न तीव्रताएं होती हैं, इंटेंसिटीज़ होती हैं, तो उस इंटेंसिटीज़ को आँख किस प्रकार से आँख अपने आप को एडजस्ट करती है। जैसे बहुत अधिक तेज़ प्रकाश आता है तो हम आँख ऐसे कर लेते हैं, और अगर प्रकाश की इंटेंसिटी कम होती है तो हम ऐसे आँख खोल कर देखते हैं। ये एडजस्टमेंट है। तो इसलिए हम लाइट के साथ समंजन यानी एडजस्टमेंट क्रिया की जाती है। तो इसी प्रकार के इसी को हम चाक्षुष अनुकूलन कहते हैं। दूसरा आता है हमारे पास प्रकाश अनुकूलन यानी लाइट एडेप्टेशन। जैसे आपने देखा है कि जब हम मंद प्रकाश के बाद मंद प्रकाश का प्रभाव होता है, हम लाइट में आते हैं तो हमें देखने में दिक्कत आती है।
इसी प्रकार से हम तीव्र प्रकाश से जब हम अंधेरे में जाते हैं या कम प्रकाश वाले स्थान पर जाते हैं तो भी हमें दिक्कत आती है। इस प्रकार से जो आँख है ये दोनों परिस्थितियों में समायोजन करती है और एक प्रक्रिया में 2 मिनट लगते हैं और दूसरी प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है। इसको जैसे तम वैनुकूलन यानी डार्क अडेप्टेशन, तीव्र प्रकाश के प्रभावन के बाद मंद प्रकाश वाले वातावरण से समायोजन की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में आधा घंटा या इससे अधिक समय लग सकता है। दूसरा भाग आता है हमारे पास रंग दृष्टि। सूर्य के प्रकाश में इंद्रधनुष की तरह 7 रंगों का मिश्रण होता है। कौन कौन से रंग हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 रंगों का मिश्रण सौर ऊर्जा में या सौर प्रकाश में होता है, इसी से इंद्रधनुष बनता है। अब इन रंगों की आगे वर्गीकरण है। कैसे? सबसे पहले है जैसे मूल रंग या प्राइमरी कलर्स। 3 रंग लाल, हरा एवं नीला, ये कलर प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं और इन रंगों को किसी भी अनुपात में मिश्रित करने से हमें कोई भी और रंग बन सकता है। रंगों के पूरक युग्म, जिसको हम कम्प्लीमेंट्री पेयर्स कहते हैं, ये वो कलर्स हैं जैसे लाल, हरा तथा पीला या नीला, इनको एक निश्चित अनुपात में मिलाने से हमें ग्रे या वाइट कलर प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए सही अनुपात में मिश्रित करने के बाद पूरक रंग ग्रे भूरा या सफ़ेद रंग उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से हमने चाक्षुष संवेदना के बारे में अध्ययन किया, आँख की रचना और उसकी कार्यविधि। अब दूसरी हमारे पास संवेदना आती है श्रवण संवेदना, जिसको हम ऑडिटरी सेंसेशन कहते हैं। और इसके लिए आपको पता है कि हमारे जो रचना है वो कान है। श्रवण संवेदना तब प्रारंभ होती है जब ध्वनि हमारे कान में प्रवेश करती है तथा सुनने के प्रमुख अंगों को उद्दीप्त स्टिमुलेट करती है। अब हमने देखना है मानव कान की रचना, मानव कान की यानी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। तो इस तरीके से जो कान है हमारा वो ऑडिटरी स्टिमुलाई का प्राथमिक ग्राही है, यानी ये प्राइमरी रिसेप्टर है। तो मानव कान की संरचना में सबसे पहला हमारा कान का भाग है बाह्य कान, जिसकी 2 प्रमुख संरचनाएं हैं। पहला है कर्णपल्ली, जो पिन्ना, जो बाहर वाला भाग है, ये हमारा कर्णपिन्ना है। दूसरा है श्रवण द्वार, जिसको ऑडिटरी मीटस कहा जाता है, ये एक ट्यूब की तरह की रचना है। और तीसरा पार्ट इसमें आता है कर्णपटल, जिसको हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जब ध्वनि टकराती है तो ये कंपन करती है। इसके बाद टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाद मध्य कान वाला भाग आता है। कर्णपटल से मध्य कान प्रारंभ होता है। टिम्पेनिक गुहा, टिम्पेनिक कैविटी, आगे जाकर एक खाली स्थान है, गुहिका है, जिसके अंदर जो टिम्पेनिक गुहिका या टिम्पेनिक कैविटी है। दूसरा भाग आता है जो स्टेकिन नली, स्टेचिन ट्यूब। इसके बाद आती है हमारे पास 3 अस्थिकाएं यानी 3 ऑसिकल्स। पहला है इसमें मीलियस या हैमर, एक्चुअली ये बोन्स होती हैं। दूसरा है इनकस या जिसको एनविल भी कहा जाता है, और तीसरा है स्टेप्स या जिसको स्टीरप भी कहा जाता है। ये मध्य कान की रचनाएं हैं। इसके बाद आता है हमारे पास आंतरिक कान की रचना। आंतरिक कान, इसकी एक जटिल संरचना होती है जिसे झिल्लीदार गहन यानी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहते हैं। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ अस्थि युक्त गहन यानी बोनी लेबिरिंथ में होता है। अस्थि युक्त गहन तथा झिल्लीदार गहन के बीच की जगह में लसिका, लिम्फ, एक कलरलेस फ्लूइड होता है, जैसा द्रव भरा होता है। इसे
परिलसिका या पेरिलिम्फ कहा जाता है। अस्थि युक्त गहन बोनी लेबिरिंथ में एक दूसरे से समकोण पर 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं। इस प्रकार से ये अर्धवृत्ताकार 3 नलिकाएं होती हैं जिसको हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं। एक प्राणघाली जहाँ पर ये तीनों कैनाल्स आपस में मिलती हैं वो स्ट्रक्चर जो वो वेस्टिबुली है, और एक कर्णावर्त कोकलिया। ये कोकलिया एक स्प्रिंग की तरह की रचना होती है। तो अब सवाल है, कोकलिया से ही जो हमारी ऑडिटरी नर्व है, श्रवण तंत्रिका है, वो निकलती है। कान की कार्यविधि देखिए, श्रवण तंत्रिका द्वारा कर्णावर्त, जिसको मैंने ऑडिटरी नर्व कहा था, कोकलिया से ध्वनि की तरंगों को ग्रहण करता है। कंपन द्वारा अंतरलसिका एंडोलिम्फ गतिमान होता है। अंत में आवेग श्रवण तंत्रिका यानी ऑडिटरी नर्व को भेजा जाता है, और मस्तिष्क में श्रवण वटकुट ऑडिटरी कॉर्टेक्स को जाता है। मस्तिष्क का भाग है जहाँ आवेग की व्याख्या होती है। आयाम एम्पलीट्यूड देखिए, ध्वनि की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ गुण हैं, जैसे उसकी तीव्रता। तीव्रता की एक इकाई होती है जिसको डेसिबल कहा जाता है। तारत ऑफ पिच यानी कि ध्वनि कितनी श्रिल है, कितनी पतली है, कितनी बारीक है। और उसके बाद जो श्रिलनेस है वो ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। एक होता है ध्वनि गुण यानी टिम्बर, ध्वनि की प्रकृति या गुणवत्ता से होता है। कहने का मतलब है कि किसी ने एक ध्वनि उत्पन्न की तो उसकी हमें क्वालिटी का कैसे पता लगता है। आप इस बात को समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड आता है, वो अब दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज़ देता है, आप उस ध्वनि को सुनते हैं, आपने फ्रेंड को नहीं देखा, लेकिन आप पहचान जाएंगे कि ये उस दोस्त की आवाज़ है। तो इसको हम टिम्बर, ध्वनि की एक क्वालिटी है जिसको हम टिम्बर कहते हैं। इस प्रकार हमने इस अध्याय के पहले भाग में संवेदी प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंदर मुख्य तौर पर हमने 2 अंगों की रचना का अध्ययन किया है, जिसमें आँख की रचना, इसकी कार्यविधि, कान की रचना और इसकी कार्यविधि, और संवेदी प्रक्रियाएं किस प्रकार क्रिया करती हैं और इनका क्या हमारे जीवन में महत्व है। मुझे आशा है कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा और आपके लिए ज़रूर ये लाभदायक रहेगा।